अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम एक तरह से पोस्टर और ही डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसका हमारे पास एक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम डिवाइड बाई एन। बेसिकली कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स। ठीक है, उनकी नंबर ऑफ़ टाइम्स कोई भी हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम्स भी रिपीट हो सकते हैं, शॉर्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स भी रिपीट हो सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ये है कि जब आपके पास एक इवेंट ए है जो कि अकर कर रहा है एम टाइम्स, और वो एम टाइम्स जो अकर कर रहा है वो एक लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम्स अकर कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसका कुछ फार्मूला हमें यहाँ पे दे दिया गया जो मैंने अभी बताया आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम डिवाइड बाई एन। अच्छा जी, फिर हमारे पास एमसीक्यूज़ के एतबार से द रेशो एम डिवाइड बाई एन टेंड्स टू बिकम स्टेबल एट द न्यूमेरिकल वैल्यू पी ए। कि जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर m डिवाइड बाई एन की जो एक रेशो है ये स्टेबल तब होगी जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पी ए होगी। ठीक है, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल होगी, तब ये जो एक रेशो है m डिवाइड बाई एन हम कहेंगे ये स्टेबल है। फिर आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ एक और है, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द प्रोबेबिलिटी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कि जो रिलेशनशिप है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का, उसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई का मतलब होता है अप्रोच। ठीक है, एक और एमसीक्यू इसके अंदर है जो कि याद रखा जाए, वो ये है कि इन सिचुएशन वेयर वी कैन से दैट एन एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन रिपीटेड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है आपका रिपीट हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है आपका एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट हो रहा है, वहाँ पर जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज़ है, क्वांटिफाई प्रोबेबिलिटी is concerned in those situations where the various possible outcomes of our experiment are equally likely। कहता है कि क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी तब हमारे पास होती है, या उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी है जब हमारा जो आउटकम है, जो कि हमारा आउटपुट है एक्सपेरिमेंट का, उसके अक्कर होने के बिल्कुल बराबरी के मौके होते हैं, बराबरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, नॉन क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी इज़ द वन दैट इज़ कॉल्ड द इंडक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये इंडक्टिव प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। तो नॉन क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी बेसिकली इंडक्टिव प्रोबेबिलिटी ही होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हमारे एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स जो पॉसिबल हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लाइकली अकर करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वांटिफाइबल प्रोबेबिलिटी है। फिर यहाँ पे एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इधर इसकी बता दी गई है कि 1933 में इंट्रोड्यूस की गई थी एक रशियन मैथमेटिशियन के थ्रू, जिसका नाम था एंड्री एन कोलोमोग्रोव। ठीक है, बेसिकली इसने जो है इस एक्सोमेटिक डेफिनेशन को बयान किया, और जो कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है एक्सोमेटिक के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास जो है हम असाइन करते हैं रियल नंबर, ठीक है, जिसको आप डोनेट कर सकते हैं, जिसको आप एक सिंबल के ज़रिए डोनेट कर सकते हैं, वो है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। सही है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्स हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी इवेंट है ई आई, तो उसका एक हमें दे दी गई है एग्ज़ाम 1 के 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लेस देन 1, के मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई का आंसर होगा, जो आउटकम होगा, वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा होगा।
एग्जाम 2 हमारे पास है पी एस इज इक्वल्स टू 1 फॉर द श्योर इवेंट एस। इधर कह रहा है कि जो एस है वो श्योर इवेंट है, कि मतलब आपको पता है कि ये इवेंट होगा ही होगा, सही है। तो उसका आंसर जो है इज इक्वल्स टू 1 होगा जब हम उसका प्रोबेबिलिटी लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास एक सिक्का हम उछाल रहे हैं और उस सिक्के में सिर्फ जो है हम जब उछालते हैं तो हम कहते हैं कि हेड आएगा, तो वो जो हेड आएगा वो एक श्योर इवेंट है, ठीक है। तो जो श्योर इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। एग्जाम 3 हमारे पास है कि जब आपके पास दो इवेंट्स हैं, जब आप उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं हमारे पास ए एंड बी, तो उसका जब हम यूनियन जैसे ले रहे हैं तो उसका फार्मूला एक हमें दे दिया गया है ना यहाँ पे, पी ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फिर हमारे पास फार्मूला है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है, लेकिन ये इसको इतना ख़ास इन्होंने जो है नहीं किया हुआ, ना ही इतनी इम्पोर्टेंट है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पर एक ना हमें डेटा दे दिया गया कि एक मेल है, एक फ़ीमेल है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइव बोर्न है, कुछ ऐसे बच्चे जो स्टिल बोर्न है। तो अब यहाँ पर वो इन्होंने हमें यहाँ पे ये चीज़ों का डेटा दे दिया था, ये 4 चीज़ें हमें उन्होंने दे दी थी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करके ये आंसर निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर निकाल लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने ये आंसर निकाल दिया, सही है। अब वो कहता है कि इसकी जो है आप निकालें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे उसने पहले चीज़ें डोनेट कर दी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे बी भी लिखा, लेकिन बेसिकली ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। अब हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकली? रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने का तरीक़ेकार ये है कि आप जो है ये 359 है, 359 881, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ 716 740 के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। देख रहे हैं, मैंने इसको इससे डिवाइड किया है। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, ईच एंड एवरी एंट्री को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आंसर ये ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसे ये 0.4859 है, ये ऐसे आया है कि हम लोगों ने 348,250 को डिवाइड किया है 716,740 पे, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं। ये दो वैल्यूज़ को हमने ले लिया, ऊपर ये लिखी हुई, नीचे ये लिखी हुई है, डिवाइड किया तो आंसर ये निकला है। जब इधर आएंगे तो इसी को इसी पे डिवाइड कर देंगे, ये देख लें, इसी को इसी पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया है। अगर आप यहाँ से देखें, इनका सम लें, ठीक है, इसका आंसर तब भी 1 आ रहा है, इसका सम लें तब भी आंसर 1 आ रहा है, ये देखें सम 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा आंसर ठीक है। अब ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक श्योर इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट अकर करेगा ही करेगा, सही है। अबे यार, ये क्या हो रहा है? एरर बेसिकली यहाँ पर ना एक्सेल के अंदर थोड़ा सा ये इशू करेगा, हम तो इस तरह से लिख देते हैं, ओके, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये एक श्योर इवेंट है जिसका आंसर 1 आया, तो इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट है, ठीक है, ये होगा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो क्या किया कि इस तरह से जो मैंने आपको बताया, इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई हुई है, लेकिन इधर इन्होंने जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो एग्जाम 3 का फार्मूला है उसे इस्तेमाल करते हुए जो है इन्होंने कैलकुलेशन की है, ठीक है, कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी, ठीक है। पी ए की वैल्यू आप यहाँ से उठा लोगे, सॉरी कहाँ गया, हाँ, पी ए की वैल्यू आप यहाँ से उठा लोगे, ठीक है, 0.5021 प्लस 0.0120 ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली उन्होंने इन दोनों को ऐड करके ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया एक्सेल के ऊपर ज़रा आसान तरीक़ेकार है। फिर यहाँ पर एक फार्मूला याद करने का, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन का, पी ए प्रोबेबिलिटी, पी ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ली है हमने, और जो कि इक्वल है 1 माइनस पी जो लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
हमने ए की प्रोबेबिलिटी ले ली है यहाँ पे और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, और जो कि इक्वल है ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइन है जिसको 4 दफ़ा जो है हम लोगों ने उछाला है, और अब हमें ये बताना है कि जब हमने उछाला जो हमारा सैम्पल स्पेस है 2⁴ करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा। तो जब हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसमें आप ये बताएं कि कितने ऐसे इवेंट्स हैं जिसके अंदर जो है एटलीस्ट एक दफ़ा हेड अकर कर रहा है, तो आपने यह बताना है। अब ये जो एक्टिविटी है काफ़ी मुश्किल है, ये मैंने आप लोगों के लिए फ़िलहाल यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पर ये किया है कि एक सैम्पल स्पेस क्रिएट किया है जिसको हम लोग अगर देखें कि एक सिक्का था जिसको 4 दफ़ा उछाला गया, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक इवेंट के अंदर हेड आ रहा है, और हमें सवाल में कहा गया था कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। तो एक ये हमारे पास इवेंट है जिसमें टेल 4 है, ठीक है। टी लिखा है तो मतलब टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 टी है, तो इसका मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है। तो अब आप देखें आपके पास सैम्पल स्पेस क्या है, 16 है। तो मैंने आप लोगों को इक्वली लाइकली इवेंट का बताया था पिछले लेक्चर में। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 2⁴ इज इक्वल टू 2 है, लेकिन हम यहाँ पे 4 सिक्के उछाल रहे हैं तो हमारे पास आंसर 16 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर 16 आ रहा है, तो अब आपको ये पता है कि 16 लाइकली इवेंट्स अकर करेंगे, ठीक है। और उसमें अब 16 में से एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आपके पास एक भी हेड नहीं आ रहा, ठीक है। तो 16 में से एक गया तो 15 बचा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली एज्यूम आंसर निकाल सकते हैं। 15 डिवाइड बाई 16 रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं, क्योंकि ये लाइकली अकर करने ही करने हैं, इन्होंने अकर होना ही होना है। लेकिन इन 15 अब ऊपर 15 लिखने का मकसद ये है कि भाई 15 इवेंट्स वो हैं जिनके अंदर एक एटलीस्ट हेड है, लेकिन एक ऐसा है जिसके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो ये काफ़ी एक मुश्किल एक्टिविटी है, तो उसको आसान बनाने के लिए फार्मूला का जो है इस्तेमाल हम करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमें फार्मूला दे दिया गया कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट का जो है प्रोबेबिलिटी निकालने लगे हैं 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1/16 कैसे लिख रहे हैं, बेसिकली हम ये लिख रहे हैं कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो 16 है, और 16 इवेंट्स जो है लाइकली अकर करेंगे, और हम लोगों ने 1 ऊपर इसलिए लिखा है कि सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट है, एक ही सैम्पल पॉइंट है, एक ऐसा इवेंट पॉइंट है जहाँ पर जो है एक भी हेड नहीं है। तो सिंपल आपने यहाँ पे 1 लिख दिया है, तो 1 माइनस 1 और 16 करेंगे तो आपके पास 15/16 आंसर निकल आएगा। फिर एडिशन लॉ, ये सिर्फ फार्मूला याद रखें और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ ये याद रखें कि ये जो डेफिनेशन है इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको क्विज़ में अगर इस तरह से कोई भी चीज़ आती है या ऐसी स्टेटमेंट लिखी आती है कि जिसमें आपको पूछ लिया जाए कि भाई एक तो ये बताइए कि ये कौन सा लॉ है और इसकी इक्वेशन क्या है, तो आपको ये अगर स्टेटमेंट याद होगी या आपको आइडिया होगा एक स्टेटमेंट पढ़ के कि भाई ये जो है ना एडिशन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 19। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 20 के साथ। अल्लाह हाफिज़।